हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि सेकंड सेमेस्टर का हमने जूलॉजी वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रखा था और जूलॉजी में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसमें बेसिकली हमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ना है, उसमें से हमने यूरोकॉर्डेटा टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर दिया था। यूरोकॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में देखा था और साथ में यूरोकॉर्डेटा का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जिसे हम हर्डमानिया के नाम से जानते हैं। मतलब अगर आपको यूरोकॉर्डेटा, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द यूरोकॉर्डेटा, तो आप अगर यूरोकॉर्डेटा के सारे कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहते हैं तो आप हर्डमानिया के बेसिस पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हर्डमानिया एग्जाम्पल यू कैन डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलरली। चलिए, यूरोकॉर्डेटा कंप्लीट होने के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिफेलोकॉर्डेटा। एक बात आपको ये याद रखनी है, अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करती हूँ, अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा की बात करती हूँ और साथ में जो तीसरा सब फाइलम आ जाएगा, तीसरा सब फाइलम मतलब तीसरा जो उपसंघ आ जाएगा उसका नाम है वर्टिब्रेटा। ये तीनों उपसंघ हमारे कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। यानी बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्री सब फाइलम, द वन इज यूरोकॉर्डेटा, द अनदर वन इज नोन एज द सिफेलोकॉर्डेटा एंड द थर्ड वन इज नोन एज द वर्टिब्रेटा। These three subphylums are included in the phylum Chordata। कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत जो है वो ये आते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, सिफेलोकॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे और वर्टिब्रेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक कंबाइनली फॉर्म में कॉर्डेटा के जो है वो लक्षण होते हैं। कॉर्डेटा के बेसिक पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि अगर मैं कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण की बात करती हूँ, यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द common characteristic of chordata, you have to remember that they have notochord in their life cycle की, मतलब लाइफ साइकिल, या बेसिकली आई कैन से कि उनके जीवन के किसी भी प्रावस्था में, किसी भी फेज में, लाइफ के किसी भी फेज के अंदर वो नोटोकॉर्ड जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो शो करते हैं। मे बी पॉसिबल जो है नोटोकॉर्ड जो है वो प्रिमिटिव कंडीशन में लार्वा फेज में प्रेजेंट हो, मे बी कंडीशन जो है नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वा फेज से लेकर मैं बोल सकती हूँ एडल्ट फेज या फिर वयस्क अवस्था तक उपस्थित हो, और मे बी पॉसिबल के यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इतनी अगर हमने बात करी तो सिफेलोकॉर्डेटा के लिए कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा का आवास। सिफेलोकॉर्डेटा का आवास या फिर इंग्लिश में कहा जाएगा हैबिटाट। हैबिटाट आपको याद रखना है, ये सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय, ये सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में, समशीतोष्ण क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं, समशीतोष्ण क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। They are commonly found in, they are commonly found in, they are commonly found in tropical and temperate region, tropical and temperate region। ट्रॉपिकल और टेम्परेट की अगर मैं बात करूंगी तो ये रीजन जो है वो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, या फिर सिंपल मैं बोल सकती हूँ तापमान के आधार पर मैं किसी भी रीजन को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। द फर्स्ट इज नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन, जिसे हिंदी में हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। द सेकेंड वन इज नोन एज द सब ट्रॉपिकल रीजन विच इज ऑल्सो नोन एज द, इंग्लिश में कहेंगे सब ट्रॉपिकल और हिंदी में कहा जाएगा उपोष्ण क्षेत्र। और जो थर्ड रीजन है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, जहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है, वेरी लेस टेम्परेचर मैं बोल सकती हूँ कंडीशंस वहां पर पाई जाती हैं, दे आर नोन एज द, या दैट कंडीशन इज नोन एज द टेम्परेट रीजन, या ऐसे क्षेत्र को हम शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस उपसंघ में इस उपसंघ में इस उपसंघ में लगभग लगभग 25 जातियां 25 जातियां उपस्थित होती हैं, 25 जातियां उपस्थित होती हैं। अतः यह जंतु जगत का, 25 जातियां उपस्थित होती हैं, अतः यह जंतु जगत का, जंतु जगत के लिख लेते हैं, जंतु जगत के कॉर्डेटा संघ का, जंतु जगत के कॉर्डेटा संघ का
कॉर्डेटा संघ का छोटा सा समूह, कॉर्डेटा संघ का छोटा सा समूह, छोटा सा समूह होता है, छोटा सा समूह होता है। अगर मैं इसके प्रॉपरली क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में तो प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल अगर मैं काउंटिंग ऑफ स्पीसीज की बात करूं कि इसके अंदर कितनी स्पीसीज उपस्थित होती हैं, कितनी स्पीसीज या कितनी जातियां उपस्थित होती हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट बेसिकली आई कैन से हमारा सिफेलोकॉर्डेटा सबफाइलम हैव दैट अप्रॉक्सीमेट 25 स्पीसीज, और 25 स्पीसीज हैं, केवल 25 स्पीसीज हैं। इसी वजह से ये एनिमल किंगडम के कॉर्डेटा फाइलम का एक स्मॉल जो है वो ग्रुप होता है। ठीक है, तो लिखेंगे विद अबाउट 25 species, with about 25 species inhabiting chordata is a very small group of animal. Chordata is a very small group of chordata is a very small group of phylum chordata in animal kingdom, phylum chordata in animal kingdom। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखेंगे। इनके शरीर के दोनों छोर नुकीले होते हैं। इनके शरीर के दोनों छोर नुकीले होते हैं। दोनों छोर मतलब इनके बॉडी के जो दोनों एंड होंगे, पोस्टीरियर एंड एंड एंटीरियर एंड, जिसे हम अग्र छोर और पश्च छोर के नाम से जानते हैं, वो दोनों छोर या दोनों जो पॉइंट्स होते हैं दे आर, मैं बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं वो शार्प होते हैं, कहीं ना कहीं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे both posterior and anterior end of cephalochordata, both posterior and anterior end of cephalochordata are pointed ठीक है, are pointed। अब क्योंकि इनके दोनों छोर जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं, तो इन्हीं वजह से इन्हें एक और नाम से जानते हैं, लैंसलेट्स। इन्हें लैंडलेट्स भी कहा जाता है, और साथ में एक और नाम से हम जानते हैं, एम्फियोक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, एम्फियोक्सस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया कि both posterior and anterior ends are pointed, that's why they are known as lancelets or amphioxus। अच्छा, लैंडस्लेट का मतलब यही है कि दोनों पॉइंटेड जो हैं, दोनों पॉइंट जो है अग्र छोर और पश्च छोर नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसी वजह से इन्हें हम लैंडस्लॉट्स के नाम से या लैंडलेट्स और एम्फियोक्सस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे देयर बॉडी इज अनअट्रैक्टिव। इनका शरीर अनाकर्षक होता है। इनकी बॉडी जो है वो अनअट्रैक्टिव बॉडी होती है, यानी कि इनका शरीर जो है वो अनाकर्षक होता है। और एक बात और याद रख लेंगे कि ये बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं होते, कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि जब हम इन्हें देखते हैं तो बड़े ही अनअट्रैक्टिव से लगते हैं, अनप्लीजेंट टाइप के लगते हैं, बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर इनके शरीर की नहीं होती, बहुत ज़्यादा सुंदरता या सुंदर संरचना जो है इनकी बॉडी नहीं दिखाती। तो शर्म के मारे आपको ये याद रखना है, शर्म की वजह से ये ऑलमोस्ट टाइम जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो दबे रहते हैं। बेसिकली आई कैन से कि ड्यू टू देयर अनअट्रैक्टिव बॉडी, इनके शरीर जो है वो अनअट्रैक्टिव होता है, अनप्लीजेंट होता है, और अनप्लीजेंट होने की वजह से ही ये ऑलमोस्ट टाइम जो है वो मिट्टी के अंदर क्या रहते हैं, धसे रहते हैं, यानी बेसिकली दे रिमेन बरीड इन द सॉइल सरफेस। ठीक है, तो लिख लेंगे इनका शरीर अनाकर्षक होता है तथा तथा ये अधिकतर समय तथा यह अधिकतर समय अधिकतर समय मिट्टी के अंदर अधिकतर समय मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, दबे रहते हैं, मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं। दे हैव अनअट्रैक्टिव बॉडी, या फिर अनप्लीजेंट बॉडी भी लिख सकते हैं, अनप्लीजेंट बॉडी। सो दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम they spend much of time much of time much of time much of time buried in much of time buried in soil, buried मतलब दबे रहते हैं, buried inside the soil, buried inside the soil, buried inside the soil, मिट्टी के अंदर जो है वो दबे रहते हैं क्योंकि इनका शरीर जो है वो अनप्लीजेंट होता है, बहुत ज्यादा सुंदर जो है वो नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हालांकि 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 विकास की दृष्टि से हालांकि विकास की दृष्टि से हालांकि विकास की दृष्टि से यानी इवोल्यूशन पर्पस से बात कर रहे हैं, हालांकि विकास की दृष्टि से ये हालांकि विकास की दृष्टि से ये मुख्य जीव होते हैं, मुख्य जीव होते हैं, अनाकर्षक तो होते हैं बट इवोल्यूशन बेसिस पर देखिए तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मुख्य जीव होते हैं, मुख्य जीव होते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी due to their morphology due to their morphology they are helpful in due to their morphology they are helping in understanding of they are helping in understanding of understanding of understanding of evolution understanding of evolution इवोल्यूशन। चलिए, अब क्योंकि ये कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन कॉर्डेटा फाइलम, तो मैं एक पॉइंट बोल सकती हूँ कि कॉर्डेटा के जो मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या कॉर्डेटा के जो अधिकतर लक्षण होते हैं, विशिष्ट लक्षणों की मैं बात कर सकती हूँ, यहाँ पर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर सकती हूँ। तो कॉर्डेटा के जो भी विशिष्ट लक्षण होते हैं वो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर पाए जाते हैं, यानी बेसिकली आई कैन से every specialized structure या every specialized characteristics of chordata are present in the cephalochordata। तो लिखेंगे cephalochordata में cephalochordata में cephalochordata में chordata के cephalochordata में chordata के सभी chordata के सभी विशिष्ट लक्षण कॉर्डेटा के सभी विशिष्ट लक्षण उपस्थित होते हैं, विशिष्ट लक्षण उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं मतलब कॉर्डेटा के जो भी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक होंगे कॉर्डेटा के, वो सारे के सारे स्पेशल फीचर या स्पेशलाइज्ड मैं बोल सकती हूँ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो हमारे सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा हैव ऑल द सिफेलोकॉर्डेटा हैव ऑल द सिफेलोकॉर्डेटा हैव ऑल द टिपिकल कॉर्डेट्स फीचर, टिपिकल कॉर्डेट फीचर, टिपिकल कॉर्डेट फीचर,
फीचर, टिपिकल कॉर्डेट फीचर, यानी कॉर्डेटा के जो टिपिकल फीचर होते हैं या जिन्हें स्पेशलाइज्ड फीचर भी बोल सकते हैं, टिपिकल फीचर्स भी बोल सकते हैं, वो सारे के सारे टिपिकल या फिर स्पेशलाइज्ड फीचर जो कॉर्डेटा के होते हैं वो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पृष्ठीय पृष्ठीय तंत्रिका, पृष्ठीय तंत्रिका की अगर मैं बात करूंगी, पृष्ठीय तंत्रिका की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर मैं डॉर्सल नर्व की बात कर रही हूँ, डॉर्सल नर्व की बात कर रही हूँ। तो पृष्ठीय तंत्रिका कॉर्ड, कॉर्ड एक मासल, एक मासल छड़, एक मासल मतलब मस्कुलर की बात कर रहे हैं, एक मासल छड़ तथा तथा नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के साथ, नोटोकॉर्ड के साथ संपर्क में उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड के साथ संपर्क में उपस्थित होती है, संपर्क में उपस्थित होती है, संपर्क में उपस्थित होती है। बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो होती है सिफेलोकॉर्डेटा की, एक तो इसका एक पॉइंट बताऊंगी मैं आगे चलकर कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर से लेकर पूंछ तक होती है, यानी बेसिकली सिफेलिक पार्ट से टेल पार्ट तक इनके अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। और पोजीशन ये जो है नोटोकॉर्ड की, यानी मैं बोल सकती हूँ नोटोकॉर्ड या जिसे हम मेरू रज्जु कहेंगे, उस मेरू रज्जु की ये जो स्थिति है जहां पर सिर से लेकर पैर तक या पुच्छ तक मैं बोल सकती हूँ नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट है, उसी वजह से इनको हम सिफेलोकॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। तो द डॉर्सल नर्व कॉर्ड, इंग्लिश में डॉर्सल नर्व कॉर्ड, द डॉर्सल नर्व कॉर्ड, द डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज सपोर्टेड बाय, the dorsal nerve cord is supported by a muscular rod, a muscular rod, a muscular rod, muscular rod, और मस्कुलर रॉड को ही हम नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो मस्कुलर रॉड या फिर नोटोकॉर्ड, मस्कुलर नॉड या फिर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। डॉर्सल जो मैं बोल सकती हूँ नर्व कॉर्ड होती है, डॉर्सल जो नर्व कॉर्ड होती है या फिर पृष्ठीय जो तंत्रिका कॉर्ड होती है, ये मासल छड़ के द्वारा, या मासल मतलब मस्कुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती है, विच इज ऑल्सो नोन एज द नोटोकॉर्ड। तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि इनके पास में जो नोटोकॉर्ड होती है, इनके पास में जो नोटोकॉर्ड होती है दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर नोटोकॉर्ड होती है, और मस्कुलर नोटोकॉर्ड से मिलकर ही, मस्कुलर रॉड शेप जो नोटोकॉर्ड है उससे मिलकर ही इनका डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो क्या होता है, बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इनकी ग्रसनी भाग में, इनके ग्रसनी भाग में, इनके ग्रसनी भाग में 100 से अधिक, इनके ग्रसनी भाग में 100 से अधिक, more than 100, more than 100 ग्रसनी छिद्र, ग्रसनी छिद्र या फिर जिन्हें गिल स्लिट्स के नाम से भी जानते हैं उपस्थित होते हैं। ग्रसनी छिद्र या फिर गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, ग्रसनी भाग जो होता है इनका, यानी इनका फेरिंग्स पार्ट जो होता है वो छिद्रित होता है। छिद्रित मतलब आपको दिख रहा है कि बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि ग्रसनी के अंदर 100 से ज्यादा छेद होते हैं, तो 100 से ज्यादा छेद हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परफोरेटेड है, इंग्लिश में परफोरेटेड कहते हैं, हिंदी में छिद्रित कहा जाता है। और छिद्रित होने का रीजन ये है क्योंकि इनके पास में मैं बोल सकती हूँ मोर देन 100 फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो उपस्थित होते हैं, या फिर बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि इनके पास में 100 से ज्यादा जो है वो हमारे ग्रसनी छिद्र जो है वो उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो पूरा का पूरा फेरिंग्स होता है वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड मतलब जगह 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 आपको चलनी जैसी संरचना या फिर मैं बोल सकती हूँ छिद्रित संरचना जो है वो देखने को मिलती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय, परफोरेटेड बाय, परफोरेटेड बाय
the pharynx is perforated by more than 100 more than 100 more than 100 more than 100 pharyngeal more than 100 pharyngeal more than 100 pharyngeal more than 100 pharyngeal 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 pores more than 100 pharyngeal pores more than 100 pharyngeal pores ऑब्लिक करके लिख लेंगे गिल स्लिट्स ऑब्लिक करके लिख लेंगे गिल स्लिट्स ऑब्लिक करके गिल स्लिट्स ठीक है गिल स्लिट्स फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी के आगे जिनका उपयोग भोजन के कणों को जिनका उपयोग भोजन के कणों को पानी से छानने के लिए किया जाता है मतलब परफोरेटेड होते हैं चलनी जैसी संरचना मैंने आपको बताई थी परफोरेटेड होते हैं छिद्रित होते हैं 100 से ज्यादा गिल स्लिट्स होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं या फिर 100 से ज्यादा मैं बोल रही हूँ छेद है वहां पर तो वो उनका काम क्या है कि जो फूड पार्टिकल्स होंगे फूड पार्टिकल्स को वाटर में से ही क्या कर लेंगे छान लेंगे वाटर जो है वो अलग चला जाएगा और जो फूड पार्टिकल है या भोजन के जो कण है वो वहीं पर रह जाएंगे है ना तो बेसिकली क्योंकि मैं बोल सकती हूँ कि इनकी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वाटर की हेल्प से ही फूड का इंटेक होगा भोजन का जो ग्रहण है वो जल की सहायता से ही होगा तो जब जल में मिलकर भोजन आता है तो उस भोजन को वाटर के साथ में नहीं ले सकते वाटर से छान देंगे और वाटर से छानने का काम जो है वो हमारे ये गिल स्लिट्स जिन्हें हम हिंदी में कह रहे हैं गिल स्लिट या ग्रसनी छिद्र जिनको हम बोल रहे हैं इनकी सहायता से क्योंकि वहां पर मैं बोल सकती हूँ चलने के समान संरचना है तो वाटर को क्या कर दिया जाएगा सेपरेट कर दिया जाएगा तो मोर देन मैं बोल सकती हूँ परफोरेटेड होती है फेरिंग्स परफोरेटेड होती है क्योंकि जो हमारी फेरिंग्स होती है उसके पास में मोर देन मैं बोल सकती हूँ 100 से ज्यादा फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो छेद जो है वो उपस्थित होते हैं और इतनी बात हमने कर ली चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनका शरीर मांसपेशियों के ब्लॉक इनका शरीर मांसपेशियों के ब्लॉक का मतलब जैसे ऐसे मान लो दीवार ईंट से बनती है वैसे मांसपेशियां जो है वो ब्लॉक से बनी हुई है तो इनका शरीर मांसपेशियों के ब्लॉक जिनकी आकृति वी शेप की रहती है आकृति वी आकार की रहती है और ये जो ब्लॉक होते हैं इनको ही मायोमियर्स कहते हैं ये जो ब्लॉक होते हैं इन्हीं को मायोमियर्स कहते हैं तो मायोमियर्स इनका शरीर मांसपेशियों के ब्लॉक ब्रैकेट में लिख लेंगे वी आकृति ऑब्लिक करके मायोमियर्स से मिलकर बना होता है इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे देयर मस्कुलर बॉडी is divided into V shape. Their muscular body is divided into V shape blocks, which are also known as myomeres. सिंपल ये याद रखना है कि इनके शरीर जो है वो मस्कुलर होता है मस्कुलर होने का मतलब है मांसपेशियों से मिलकर बना होता है देयर बॉडी इज मस्कुलर बॉडी होती है मांसपेशियों से निर्मित शरीर होता है
मांसपेशियों में मांसपेशियों के ब्लॉक मिलते हैं, यानी ऐसे मान के चलो मांसपेशी पूरी दीवार है तो उसमें छोटी छोटी ईंट के रूप में, ब्लॉक के रूप में जो है वो मायोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। और इफ ही इज आस्किंग यू द शेप ऑफ मायोमियर्स, अगर आपसे पूछेगा कि मायोमियर्स की आकृति जो है वो क्या होती है, तो आपका आंसर होगा कि ये जो ब्लॉक होते हैं मांसपेशियों के या मस्कुलर जो मैं बोल सकती हूँ ब्लॉक्स होते हैं, इनकी शेप जो है वो वी शेप होती है, वी आकृति के ये ब्लॉक जो है वो देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये सभी विशेषताएं, ये सभी विशेषताएं, ये सभी विशेषताएं, ये सभी विशेषताएं कशेरुकी जीवों के, ये सभी विशेषताएं कशेरुकी जीवों के, कशेरुकी जीवों के समान होती है, कशेरुकी जीवों के समान होती है, समान होती है। मतलब ये जो अभी हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं दे आर सिमिलर टू द वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम है, एक है यूरोकॉर्डेटा, एक है सिफेलोकॉर्डेटा, एक है आपका वर्टिब्रेटा। तो ये जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं दे आर बेसिकली आई कैन से सिमिलर टू द वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा या कशेरुकी के जो लक्षण होते हैं वहीं पर ये वाले लक्षण जो है हमारे सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे, ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक, ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, all of these characteristics are shared with the, all of these characteristics are shared with the, shared with the vertebrates, shared with the vertebrates, shared with the vertebrates। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जबकि दूसरी ओर, जबकि दूसरी ओर, अदर हैंड की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर सेफेलोकॉर्डेटा के, जबकि दूसरी ओर सेफेलोकॉर्डेटा के, सेफेलोकॉर्डेटा के कुछ लक्षण, सेफेलोकॉर्डेटा के कुछ लक्षण, कुछ लक्षण कशेरुकियों से, कुछ लक्षण कशेरुकी जीवों से लिख सकते हैं या कशेरुकियों से लिख सकते हैं, कशेरुकी जीवों यानी वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स से, वर्टिब्रेट्स से भिन्न होते हैं, वर्टिब्रेट से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। इन अदर हैंड, इन अदर हैंड, इन अदर हैंड, अदर हैंड some characteristics of cephalochordata, in other hand some characteristics of cephalochordata, some characteristics of cephalochordata, cephalochordata, cephalochordata are not, are not similar to, are not similar to, are not सिमिलर टू वर्टिब्रेटा। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो वर्टिब्रेटा से सिमिलर होते हैं बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी होते हैं दे आर नॉट सिमिलर टू द वर्टिब्रेटा, यानी कुछ लक्षण जो है वो कशेरुकी के समान होते हैं जबकि कुछ लक्षण जो है वो कशेरुकी के समान नहीं होते, यानी कशेरुकी से अलग होते हैं। अब एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, जैसे अगर मैं कशेरुकी की बात करती हूँ दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है कि वर्टिब्रेटा का सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वर्टिब्रेटा या कशेरुकी जो जीव होते हैं उनके पास में सुविकसित मस्तिष्क यानी वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, और वेल डेवलप्ड ब्रेन के साथ साथ उनके पास में वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी सुविकसित संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग का मतलब आपको पता है, द ऑर्गन्स विच हेल्प इन द रिसीविंग ऑफ सेंसेशन या स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करने के लिए जो अंग होते हैं उन्हें संवेदी अंग के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करती हूँ तो वर्टिब्रेटा के सबसे मेन इंपॉर्टेंट 2 फीचर यही हैं कि एक तो वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी के पास में सुविकसित मस्तिष्क होता है, यानी दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन, और अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ तो दे आल्सो हैव द वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ उनके पास में सुविकसित संवेदी अंग होते हैं। अब अगर यही कैरेक्टरिस्टिक मैं सिफेलोकॉर्डेटा के रेस्पेक्ट में बताऊं तो आपको ये याद रखना है कि सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताए हैं, जिसमें एक तो ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड है और दूसरा सेंसरी ऑर्गन जो है संवेदी अंग जो है वो भी विकसित है। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ये दोनों कंडीशन या तो एब्सेंट ही होती है, मतलब या तो मैं बोल सकती हूँ मस्तिष्क और संवेदी अंग जो है वो अनुपस्थित ही होंगे, और अगर ये उपस्थित होते हैं इफ दे आर प्रेजेंट तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और अनडेवलप्ड कंडीशन में होते हैं, यानी अविकसित अवस्था में उपस्थित होते हैं।
दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि वर्टिब्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि उनके पास में कशेरुक दंड जो है वो उपस्थित होता है, जिसको इंग्लिश में हम वर्टिबल कॉलम के नाम से जानते हैं। अगर मैं वर्टिबल कॉलम पूछूं कि वर्टिबल कॉलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो योर आंसर विल बी वर्टिब्रेटा। कि वर्टिबल कॉलम जो है या फिर जिसे हम कशेरुक दंड के नाम से जानते हैं, वो कशेरुक दंड जो है वो मेनली कशेरुकी जीवों के अंदर पाई जाती है, वर्टिब्रेटा के अंदर पाई जाती है। लेकिन ऐसी कुछ वर्टिबल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर यानी कशेरुक दंड के समान संरचना, जिसे रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं हम लोग, वो रीढ़ की हड्डी जैसी कोई स्ट्रक्चर जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा के पास में नहीं पाई जाती। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। जैसे अपन भिन्न होते हैं, अपन ने यहाँ पर लिख लिया, दोनों पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं, दोनों पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। मस्तिष्क तथा मस्तिष्क तथा मस्तिष्क तथा संवेदी अंग, मस्तिष्क तथा संवेदी अंग, संवेदी अंग बहुत छोटे तथा अल्प विकसित, बहुत छोटे तथा अल्प विकसित यानी लेस डेवलप होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ब्रेन एंड sensory organs are, brain and sensory organs are, brain and sensory organs are very small and less developed, ठीक है। चलिए, तथा इनके पास वास्तविक कशेरुका यानी वर्टिब्रा, वास्तविक कशेरुका भी अनुपस्थित होती है। वास्तविक कशेरुका यानी वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं, तो वर्टिब्रा भी क्या होती है इनके पास में, अनुपस्थित होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे ऑल्सो हैव लेक ऑफ टू वर्टिब्री या फिर जिसे वास्तविक कशेरुका बोल दिया हमने, वास्तविक कशेरुका बोल दिया, या इंग्लिश में कहेंगे ट्रू वर्टिब्रे। इनके पास में कोई वास्तविक, मैं बोल सकती हूँ कशेरुक दंड जैसी संरचना जो है वो उपस्थित नहीं होती। तो ये तो हो गया हमारा सिफेलोकॉर्डेटा का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, सामान्य परिचय हो गया। अब हम कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ते हैं। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे, इफ यू सी योर सिलेबस, तो वहां पर आपको दिख रहा है कि हमें तो बस इतना सा याद रखना है कि 2-3 आपको ग्रुप दे रखे हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा दे रखा है, सिफेलोकॉर्डेटा दे रखा है। उसके अलावा आपका मैं बोल सकती हूँ इनके जो एग्जाम्पल है, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया पढ़ते हैं, और अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा की बात करती हूँ तो यहाँ पर हम एम्फियोसक्स मैं बोल सकती हूँ पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होने चाहिए, और उनके एग्जाम्पल जो हैं उनके डायग्राम देखेंगे, और क्लासिफिकेशन हमें अप टू क्लास लेवल जो है वो पढ़ना है, यानी वर्गीकरण पढ़ना है, कहाँ तक वर्ग तक पढ़ना है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, हेडिंग डालेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण, सिफेलोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण, सिफेलोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में यानी सामान्य परिचय वाले भाग में हमने काफी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देख लिए।
वो तो थे ही हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, अगर यहाँ पर टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, जो एक्चुअली सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है, दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण। ठीक है, अब अगर मैं इनके बॉडी की बात करती हूँ कि व्हाट इज द शेप ऑफ देयर बॉडी, अगर मैं इनके शरीर की आकृति की बात करती हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि इनका शरीर जो है वो मछली की आकृति का होता है, यानी देयर बॉडी सिमिलर टू द फिश स्ट्रक्चर, यानी इनका शरीर जो है वो मछली की आकृति का होता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो मछली के समान संरचना होती है इनके शरीर की, यानी इनकी जो फिश लाइक बॉडी होती है, उसका दो काम होते हैं। एक तो पहली बात फिश लाइक स्ट्रक्चर है, यानी मछली के समान संरचना है, तो स्विमिंग तो करेंगे ही करेंगे, यानी तैरने में तो सहायक होगी ही इनका शरीर। साथ में आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर टाइम जो है, मतलब इनका जो मोस्ट ऑफ टाइम है, ये स्पेंड करते हैं मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं और वहीं पर ये बरीड कंडीशन में या फिर दबे हुए कंडीशन में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो दोनों काम आपको याद रखना है कि बेसिकली दे हैव द फिश लाइक बॉडी, इनका शरीर जो है वो मछली की आकृति का होता है, और मछली की आकृति जो है इनके शरीर की, यानी देयर फिश शेप जो है बॉडी की, दैट हेल्प इन द स्विमिंग एंड द बेसिकली मैं बोल सकती हूँ बरोइंग। बरोइंग मतलब मिट्टी को खोदने में सहायक होती है। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे, इनका शरीर मछली की आकृति का होता है, इनका शरीर मछली की आकृति का होता है या मछली आकृति का होता है। मछली नहीं है, मछली की आकृति है ना, तो इनका शरीर मछली आकृति का होता है, जो मिट्टी खोदने जो मिट्टी खोदने जो मिट्टी को खोदने तथा जो मिट्टी को खोदने तथा तथा तैरने में तथा तैरने में सहायक होता है, तैरने में सहायक होता है, तैरने में सहायक होता है। बेसिकली फिश लाइक स्ट्रक्चर है जो स्विमिंग और बरोइंग में क्या करेगी, हेल्प करेगी, है ना। मैं दोनों फंक्शन को यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन कर देती हूँ। एक तो फंक्शन हो जाएगा स्विमिंग और दूसरा हो जाएगा बरोइंग। बरोइंग का मतलब मिट्टी को खोदना, तो बरोइंग में हेल्प करता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे हैव फिश लाइक बॉडी, दे हैव फिश लाइक बॉडी, दे हैव fish like body, fish like body, they have fish like body which help in या which is useful in, एक ही बात है, which help in या which is useful in burrowing and swimming, burrowing and swimming, burrowing and स्विमिंग, यानी इनके शरीर जो है वो मछली की आकृति का होता है, जो तैरने में भी सहायता करेगा और जो मिट्टी को खोदने में भी क्या करेगा, सहायता करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शरीर में सिर भाग उपस्थित होता है, हेड पार्ट प्रेजेंट होता है, शरीर में सिर भाग उपस्थित होता है, शरीर में सिर भाग उपस्थित होता है। दे बॉडी है डिस्टिंक्ट हेड पार्ट लिख लेंगे, बॉडी है डिस्टिंक्ट मतलब अच्छे से यू कैन रिकॉग्नाइज द हेड पार्ट, तो दे हैव डिस्टिंक्ट हेड पार्ट, डिस्टिंक्ट हेड पार्ट, डिस्टिंक्ट हेड पार्ट मतलब यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द हेड पार्ट। आप अगर सिफेलोकॉर्डेटा का किसी भी मेंबर को देखोगे तो उनका शरीर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है मछली के समान, और मछली के समान जो संरचना है उसमें आप हेड पार्ट को अच्छे से डिस्टिंक्ट कंडीशन में देख सकते हो, यानी आराम से उसको पहचान सकते हो कि हाँ इनका शरीर जो है, इसमें ये वाला पार्ट जो है इनका हेड पार्ट है, यानी इनका सिर वाला भाग है। चलिए हेड पार्ट होता है, साथ में बेटा याद रखना है हेड पार्ट के साथ में इनके पास में पूंछ जो है वो भी उपस्थित होती है, तो पूंछ भी उपस्थित होती है, पूंछ भी उपस्थित होती है, पूंछ भी उपस्थित होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, सिर भाग भी होता है, और सिर के साथ में खुशी की बात यह है कि इनके पास में पूंछ भाग जो है वो भी उपस्थित होता है। पूंछ भाग मतलब इनके पास में टेल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे हैव टेल पार्ट,
दे हैव टेल पार्ट या टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा, टेल हो जाएगा, हेड पार्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी के उपांग मतलब अदर अपेंडेजेस जो होते हैं वो इनके पास में प्रेजेंट नहीं होते, तो स्टार लगा के लिख लेंगे। अन्य उपांग, अन्य उपांग मतलब और बेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। अन्य उपांग, अन्य उपांग अनुपस्थित होते हैं, अन्य उपांग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अदर अपेंडेजेस मतलब अदर संरचनाओं की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो अदर अपेंडेजेस आर, अदर अपेंडेजेस आर एब्सेंट। सिर भाग होता है, पूंछ भाग होता है, लेकिन सिर और पूंछ के अलावा मैं बोल सकती हूँ इनके पास में और कोई अन्य अंग या फिर और कोई अन्य उपांग अदर अपेंडेजेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पृष्ठीय पुच्छीय, पृष्ठीय पुच्छीय, पृष्ठीय मतलब डॉर्सल, पृष्ठीय पुच्छीय मतलब टेल, पृष्ठीय पुच्छीय तथा तथा आधारीय, आधारीय पंख, पंख मतलब यहाँ फिन्स की बात कर रहे हैं, पंख मतलब फिन्स उपस्थित होते हैं, फिन्स उपस्थित होते हैं। पृष्ठीय भी होंगे, डॉर्सल फिन्स भी होंगे, उसके अलावा पुच्छीय यानी टेल फिन्स भी होंगे, और बेसल फिन या वेंट्रल फिन मैं बोल सकती हूँ, जिन्हें आधारीय या फिर अध्रीय भी याद रख सकते हैं। अध्रीय वेंट्रल मैं बोल सकती हूँ। दोनों फिन्स जो हैं, तीनों फिन्स जो हैं वो इनके पास में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। पृष्ठीय भी हो जाएंगे, अधरीय भी हो जाएंगे, और साथ में पुच्छीय मैं बोल सकती हूँ, पंख इनके पास में प्रेजेंट होते हैं। हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, पृष्ठीय, पुच्छीय तथा आधारीय, आधारीय या अधरीय भी लिख सकते हो आप लोग। पंख जो है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे हैव डॉर्सल, दे हैव डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल एंड टेल फिन्स, टेल फिन्स मतलब पंखनुमा संरचना इनके पास में क्या होती है, उपस्थित होती है। पंखनुमा मैं बोल सकती हूँ संरचना जो है वो क्या होती है, इनके पास में उपस्थित होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शरीर की दीवार एक कोशिका मोटी, शरीर की दीवार, शरीर की दीवार, शरीर की दीवार एक कोशिकीय मोटी, शरीर की दीवार एक कोशिकीय मोटी, एक कोशिकीय मोटी, ठीक है। एक कोशिकीय मोटी होती है, लेकिन इसके शरीर की दीवार पर सीलिया यानी पक्षमाप वगैरह उपस्थित नहीं होते हैं ना। तो बिना सीलिया वाली एपिडर्मिस होती है, बिना सीलिया, सीलिया मतलब पक्षमाप आप लोगों ने पढ़ा था, जो कहीं ना कहीं मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बिना सीलिया यानी पक्षमाप युक्त, पक्षमाप युक्त अधिचर्म, पक्षमाप युक्त अधिचर्म, इंग्लिश में कहेंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। कोमा लगा के संयोजी ऊतक, कोमा लगा के संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव मैं बोल सकती हूँ क्या हो जाएंगे, ऊतक हो जाएंगे। उसके अलावा धारीदार मांसपेशियां, धारीदार मांसपेशियां, धारीदार मांसपेशियां, धारीदार मांसपेशियां तथा तथा पेरिटोनियम, तथा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम आवरण युक्त, पेरिटोनियम आवरण युक्त होती है, पेरिटोनियम आवरण युक्त होती है। अगर इनकी बॉडी वॉल की हम बात करेंगे
अगर इनकी बॉडी वॉल की बात करेंगे हम, तो बॉडी वॉल जो है वो रिमेन सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल, आई कैन से लेयर, सिंगल लेयर या सिंगल सेल लेयर। एक कोशिकीय मैं बोल सकती हूँ परत से ढकी रहती है। दूसरी बात, इनकी जो एपिडर्मिस होती है उस पे सीलिया नहीं होते, यानी नॉन सीलिएटेड एपिडर्मिस होती है। साथ में सीलिया, हमने एपिडर्मिस को ही एपिडर्मिस लिख दिया, आदिचर्म लिख दिया। उसके बाद में जो हमारी बॉडी वॉल होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। हमारी इन द सेंस मैं यहाँ पर सेफेलोकॉर्डेटा की बात कर रही हूँ। तो देयर बॉडी इज मेड अप बाय, या देयर बॉडी वॉल इज मेड अप बाय द कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के बाद में इनके पास में मैं बोल सकती हूँ कि स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, धारीदार, स्ट्राइटेड मतलब धारियां सी दिखती है उसमें, तो स्ट्राइटेड मैं बोल सकती हूँ मसल्स होती हैं। और साथ में इनके पास में एक पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो प्रेजेंट होती है। पैराइटल का मतलब यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ पार्श्व पेरिटोनियम, साइड में बात कर रहे हैं हम, है ना, तो पार्श्व पेरिटोनियम परत जो है वो क्या होती है, उपस्थित होती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे देयर बॉडी वॉल शो, देयर बॉडी वॉल शो यूनिसेलुलर, देयर बॉडी वॉल शो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर लेयर, यूनिसेलुलर लेयर, यूनिसेलुलर लेयर, यूनिसेलुलर लेयर, कोमा लगा के नॉन सीलिएटेड एपिडर्मिस, नॉन सीलिएटेड एपिडर्मिस, नॉन सीलिएटेड एपिडर्मिस, कोमा लगा के कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कोमा लगा के स्ट्राइटेड, कोमा लगा के स्ट्राइटेड मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कोमा लगा के स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल मतलब स्ट्रिप्स दिखेगी वहां पर, तो स्ट्राइटेड मसल्स एंड, स्ट्राइटेड मसल्स एंड एंड पैराइटल, PARIETAL, पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम और कुछ नहीं है, उसकी बॉडी की वॉल है, मतलब इसकी बॉडी पर पेरिटोनियम लेयर जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। चलो ठीक है, बॉडी वॉल की बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शरीर में, इनके शरीर में बाह्य कंकाल, इनके शरीर में बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल यानी इंग्लिश में कहेंगे एक्सोस्केलेटन, इनके शरीर में बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन अनुपस्थित होता है, एक्सोस्केलेटन अनुपस्थित होता है। बाह्य कंकाल जैसा इनके शरीर में कुछ नहीं मिलता है ना, तो अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट इन, exoskeleton is absent in, exoskeleton is absent in their body, exoskeleton is absent in their body, इनके शरीर में बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन नहीं होता। सिंपल एक्सोस्केलेटन की बात करती हूँ, एक्सोस्केलेटन इज द, आई कैन से स्केलेटन, जिसकी वजह से बॉडी का एक प्रॉपर शेप जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी शरीर का एक मैं बोल सकती हूँ एक स्थिर संरचना जो है वो शरीर को मिलती है एक्सोस्केलेटन की वजह से। अगर एक्सोस्केलेटन नहीं है तो कहीं ना कहीं इनकी आउटर बॉडी जो है वो चेंजेबल नेचर जो है वो दिखाएगी, यानी परिवर्तित होती रहेगी, आकार जो है फिक्स नहीं है, रिजिड स्ट्रक्चर या ठोस संरचना जैसा कुछ इनके शरीर में नहीं पाया जाता। ठीक है, इतनी बात कर ली। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं लिखा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैंने अभी वर्बली आप लोगों को बताया भी था कि इनकी बॉडी के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है, इनकी बॉडी के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द पोस्टीरियर एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड, यानी अग्र भाग से पश्च भाग तक नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। और इसी की वजह से ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि इनके शरीर में अग्र भाग से पश्च भाग तक मैं बोल सकती हूँ आपका जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है, इसी वजह से इनको हम सिफेलोकॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। सिफेलो वर्ड जो है वो सिफेलो वर्ड यूज किया गया है सिफेलिक मैं बोल सकती हूँ पोजीशन से, और सिफेलिक पोजीशन का मतलब होता है हेड पार्ट यानी सिर भाग, तो सिर से लेकर पूंछ तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से इनको हम सिफेलोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे इनके शरीर में, इनके शरीर में अग्रभाग, इनके शरीर में अग्रभाग, अग्रभाग ब्रैकेट में एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड अग्रभाग से लेकर, अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक,
अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक, पश्च भाग मतलब पोस्टीरियर एंड की बात करें, इनके शरीर में अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक, पश्च भाग तक नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम, नोटोकॉर्ड, notochord extend from the, notochord extend from the anterior end to, anterior end to, anterior end to posterior end, anterior end to posterior end, posterior end। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनके शरीर में, इनके शरीर में एंटेरो सिलोइक, एंटेरो सिलोइक, एंटेरो सिलोइक गुहा उपस्थित होती है, गुहा उपस्थित होती है, गुहा उपस्थित होती है। एंटेरोसिलॉइक का मतलब क्या है? वास्तविक, मैं बोल सकती हूँ बॉडी कैविटी, वास्तविक देह गुहा, वास्तविक देह गुहा, या फिर जिसे हिंदी में वास्तविक देह गुहा कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी उपस्थित होती है, जो जो ग्रसनी भाग में, जो ग्रसनी भाग में, जो ग्रसनी मतलब फेरिंग्स पार्ट में, जो ग्रसनी भाग में आलिंद के द्वारा, मतलब सर्कुलेशन सिस्टम में इनके पास में एट्रियम होता है ना, आलिंद होता है, जो ग्रसनी भाग में आलिंद, आलिंद के द्वारा, आलिंद के द्वारा संकुचित हो जाती है, आलिंद के द्वारा संकुचित हो जाती है मतलब उसको थोड़ा सा सिकोड़ देते हैं, तो आलिंद के द्वारा संकुचित हो जाती है, संकुचित हो जाती है, संकुचित हो जाती है। इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया, इनके शरीर में वास्तविक देह गुहा जिसे एंटेरोसिलॉइक मैं बोल सकती हूँ गुहा उपस्थित होती है। ये एंटेरोसिलॉइक जो गुहा होती है यानी एंटेरोसिलॉइक जो कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी, ये वैसे तो ब्रॉड होती है, वैसे तो चौड़ी होती है, लेकिन अगर मैं फेरिंग्स पार्ट की बात करती हूँ, अगर मैं ग्रसनी वाले भाग की बात करती हूँ, तो ग्रसनी वाले भाग में बेसिकली ये जो हमारी मैं बोल सकती हूँ द ट्रू बॉडी कैविटी होती है, या फिर जिसे एंटेरोसिलॉइक मैं बोल सकती हूँ कैविटी बोल रहे हैं, ये एंटेरोसिलॉइक जो कैविटी है या सीलोम है, ये बेसिकली आलिंद के द्वारा यानी एट्रियम के थ्रू जो है वो क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है, इसको श्रिंक कर दिया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे एंटेरोसिलॉइक गुहा लिखा है, इसको बेटा सीलोम भी लिख लेंगे, दोनों ही पॉइंट लिखा हुआ सही रहेगा। सीलोम कैविटी को, बॉडी कैविटी को सीलोम भी कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एंटेरोसिलॉइक, एंटेरोसिलॉइक, एंटेरोसिलॉइक सीलोम, सीलोम इज प्रेजेंट, एंटेरोसिलॉइक सीलोम इज प्रेजेंट, एंटेरोसिलॉइक सीलोम इज प्रेजेंट, सीलोम इज प्रेजेंट, however it is reduced in the, however it is reduced in the pharyngeal region, however it is reduced in the, however it is reduced in the pharyngeal region, pharyngeal region by atrium, by atrium, by atrium। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पाचन नली लंबी होती है, पाचन नली, पाचन नली लंबी होती है, पाचन
नली लंबी होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। पाचन नली लंबी होती है, एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में इनके पास में जो फेरिंग्स होती है, यानी आहार नाल में इनके पास में जो फेरिंग्स यानी ग्रसनी होती है, उस पर बहुत सारे फेरेंजियल गिल स्लिट्स या फिर हिंदी में कहेंगे बहुत सारे ग्रसनी छिद्र जो है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें इसमें अनेक इसमें अनेक गिल स्लिट्स, इसमें अनेक गिल स्लिट्स, इसमें अनेक गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, इसमें अनेक गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, इसमें अनेक गिल स्लिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग, एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग which have a large pharynx, 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 which have a large pharynx। और आगे लिखेंगे pharynx है, pharynx है, pharynx है numerous, pharynx have numerous gill slits, pharynx have numerous gill slits, gill slits, gill slits। ठीक है, सारे बच्चे सुनेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन सिस्टम इन द सिफेलोकॉर्डेटा, अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर पाचन तंत्र की बात करती हूँ, तो इनके पास में पाचन नली, जिसे आहार नाल भी बोलते हैं, पाचन नली भी बोल सकते हैं बच्चों, आहार नाल भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। ये जो है वो लंबी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, आहार नाल में इनके पास में बड़ी ग्रसनी उपस्थित होती है, यानी दे हैव लार्ज फेरिंग्स। और लार्ज फेरिंग के साथ साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी जो फेरिंग्स होती है, ग्रसनी होती है, वो चलनी के समान होती है, क्योंकि वो परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब बहुत सारे पोर्स होते हैं उसमें, और जो छोटे 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 बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं बहुत सारे, उन्हीं को हम गिल स्लिट्स कहते हैं, या फिर इंग्लिश में गिल स्लिट्स कहेंगे, और हिंदी में उन्हें हम ग्रसनी छिद्र के नाम से जानते हैं। तो वो होते हैं, इसका काम मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि ये जो गिल स्लिट्स होते हैं या जो ग्रसनी छिद्र होते हैं, इनका काम होता है कि जो भोजन के कण है, फूड पार्टिकल जो है, उनको वाटर से क्या कर देना, फिल्टर कर देना। वाटर से फिल्टर कर देंगे फूड पार्टिकल को, जिससे बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है में एक्यूरेटली, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्यूरेटली मैं बोल सकती हूँ क्या करेंगे, फूड पार्टिकल जो है वो एंटर करेंगे। बाकी मैं बोल सकती हूँ और चीजें जो है वो नहीं जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें इनमें पक्षमाभी, इनमें पक्षमाभी, इनमें पक्षमाभी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सीलियरी, इनमें पक्षमाभी या सीलियरी भोजन प्रणाली, भोजन प्रणाली, भोजन प्रणाली उपस्थित होती है, भोजन प्रणाली उपस्थित होती है। सीलियरी का मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर छोटे 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 रोम होते हैं, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रोम होते हैं, या बॉडी के ऊपर छोटी छोटी हेयरी स्ट्रक्चर होती है, विच इज नोन एज द सीलिया। और सीलिया ही फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। यानी जो छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिन्हें हम सीलिया या पक्षमाप के नाम से जानते हैं, वो पक्षमाप आउटर एनवायरमेंट से या बाह्य वातावरण से फूड पार्टिकल को और वाटर को बेटा इनकी बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं, प्रवेश करवाते हैं। और उसके बाद में जैसे ही बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल चला जाएगा, वाटर जो है वो छन जाएगा, विद द हेल्प ऑफ आई कैन से गिल स्लिट्स या ग्रसनी छिद्रों की सहायता से पानी अलग हो जाएगा, भोजन के कण जो है वो अलग हो जाएंगे, और फिर मैं बोल सकती हूँ वहां पर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग, सीलियरी, सीलियरी, सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग, मोड ऑफ फीडिंग, ciliary mode of feeding is present, ciliary mode of feeding is present। और मैंने काम बता दिया, छोटे छोटे बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर होंगे विच इज नोन एज द सीलिया, और सीलिया की हेल्प से ही, सीलिया की हेल्प से ही मैं बोल सकती हूँ इनकी बॉडी में जो फूड पार्टिकल है वो एंटर करेगा और फिर उसका डाइजेशन जो है वो होगा। चलो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, श्वसन,
श्वसन श्वसन गलफड़ों की सहायता से, श्वसन गलफड़ों, इंग्लिश में कहेंगे गिल्स, गलफड़ों की सहायता से, श्वसन गलफड़ों की सहायता से संपन्न होता है, श्वसन गलफड़ों की सहायता से संपन्न होता है, संपन्न होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अकर विद द हेल्प ऑफ, respiration occur with the help of, respiration occur with the help of gills, गिल्स, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं गिल्स परफॉर्म द रेस्पिरेशन, गिल्स परफॉर्म द रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया जो है वो गलफड़ों की सहायता से जो है वो संपन्न होती है। इतनी बातें करी तो आज की क्लास में हमने सिफेलोकॉर्डेटा का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, यानी सिफेलोकॉर्डेटा का सामान्य परिचय क्या होता है वो हमने देखा, और उसके बाद में हमने प्रॉपर जो सिलेबस में मेंशन हमारा टॉपिक है दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, यानी सिफेलोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण, उनमें से कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक या कुछ सामान्य लक्षण जो है वो अभी की क्लास में, आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। अभी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं सिफेलोकॉर्डेटा के वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अभी तो डाइजेशन की बात कर ली, हमने रेस्पिरेशन की भी बात कर ली है, लेकिन सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र किस तरीके का होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।